जज साहब के सामने या उस माननीय कोर्ट के सामने 20 रुपए की रिश्वत का मामला 22 साल पेंडिंग में रहता है, सुनवाई होती है उसमें कुछ मिलता नहीं है और फिर उसको बरी किया जाता है। तो इतने दिन तक क्या मतलब कि भाई मुस्लिम आक्रांता इधर आए तो उनकी हिस्ट्री क्यों लिख रहे भाई, वो किताबों में क्यों पढ़ाई जाती इतिहास में। तो जो एनसीईआरटी वाले लोगों ने ये लिखा या छपा है या पढ़ाया जा रहा था, तो पढ़ाने का कोई मकसद उनका ये तो नहीं था कि जुडिशरी को बदनाम करें, जज साहब को बदनाम। भ्रष्टाचार शब्द फिर आया कहां से, करप्शन शब्द फिर आया कहां से? इस देश में है ना, ये करप्शन है ना, करप्शन की बीमारी है ना, भ्रष्टाचार। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में भ्रष्टाचार। तो अभी हाल ही ताज में एनसीईआरटी की किताब में एक 8वीं क्लास में एक चैप्टर आया कि न्यायालय में भी भ्रष्टाचार। तो उस पर सीजेआई साहब नाराज हो गए। आगे जाके जो शिक्षा मंत्री हैं एनसीईआरटी, उनको कहा गया, उनको लताड़ लगाई, तो एनसीईआरटी ने भी उस बुक को वापस कर लिया। और जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी, उन्होंने माफ़ी मांगा। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ में ही मेरा मुद्दा रहा है कि जो अभी 19 मार्च को जो यूजीसी के बारे में अभी आने वाला है, तो उसमें क्या यूजीसी दोबारा लागू होगा या नहीं होगा। जैसा कि कोर्ट ने ये आदेश करके उसको स्टे लगाया कि इससे क्या है कि समाज में द्वेष पैदा होगा, दो धड़ों में समाज बढ़ जाएगा। इन दो मुद्दा है जो कि आज वकील साहब हैं सुरेश चंद्रा सर, इनसे समझूंगा कि जो ये मामला है कैसे देखते हैं कानून की भाषा में, इनसे पूछूंगा। सर, एनसीईआरटी की बुक है 8वीं में, तो उसमें न्यायालयों में भ्रष्टाचार छापना पड़ा भारी, सीजीआई आग बबूला हुई। कैसे देखते हैं सर? देखिएगा, मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके मान सम्मान में कोई इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा जिससे कहीं वैमनस्यता पैदा हो। लेकिन जो जायज़ बात है वो कहने के लिए तो हम उनसे भी इजाज़त मांग लेते हैं कि जो 8वीं क्लास की जो किताब में करप्शन का बात, जुडिशरी में करप्शन का बात जो उन्होंने छापा, तो मैं उसको जायज़ तो नहीं लेकिन उस पर सोच विचार तो करना चाहिए कि ऐतिहासिक यदि कोई चर्चा उन्होंने की है तो उसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए। क्योंकि जैसे इतिहास में बहुत सारे आकांक्षा रहे हैं तो उनकी भी हिस्ट्री दी जाती है। जुडिशरी में यदि करप्शन की बात कही गई है तो मेरे विचार से उनमें किन्हीं जज साहब का इंडिविजुअल चर्चा नहीं है, होल जो सिस्टम है उस पर चर्चा लेखक ने की है। लेकिन अगर मैं माननीय सीजेआई साहब के विचारों पर जाऊं, उनके निर्णय पर जाऊं, तो ये उनका सोचना ठीक हो सकता है कि वे जुडिशरी शब्द न इस्तेमाल करके लेखक को अगर इंडिविजुअल किसी जज साहब का कोई जिक्र है तो ऐसा लिखना तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होती। लेकिन जुडिशरी में करप्शन तथ्य तो सीजेआई साहब भी जानते हैं और ये देश की जनता भी जानती है, खासकर बुद्धिजीवी लोग जानते हैं, मेरे जैसे एडवोकेट भी जानते हैं कि क्या ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि करप्शन शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो फिर माननीय न्यायालय को एक ये सलाह और दे देनी चाहिए
कि इसकी जगह सूटेबल शब्द ये हो, मतलब कोई और भी तो शब्दावली होनी चाहिए जिसमें से वो शब्द टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कोई और शब्द इस्तेमाल करके कोई लेखक अपनी बात कह सके या कोई वक्ता अपनी बात कह सके। इस तरह का टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, शब्दावली भी लोगों के पास नहीं है कि जो करप्शन की भ्रष्टाचार का दूसरा शब्द साधारणतः हो जिसे जनता समझ ले। अब मान लीजिए एक मामला है जो गुजरात में रहा है कि गुजरात में बाबू भाई और बड़ा चूंकि गुजरात वाले लोगों के नाम बड़े अजीब गरीब होते हैं, तो मैंने तो वो केस देखा है, पढ़ा है कि वो आदमी वहाँ पर गुजरात में कांस्टेबल है और उस पर चार्ज लगा 1996 में 20 रुपए की रिश्वत का कि वो ट्रक ड्राइवर से 20 रुपए उसने रिश्वत ली। कब लगा? 1996 में लगा। लेकिन 1996 में लगने के बाद हुआ क्या? बाबू भाई केशव भाई का हुआ क्या कि वो जेल में रहा, पूरे 30 साल जेल में रहा और सुनवाई भी उसमें 22 साल बाद हुई। और माननीय न्यायालय ने ये टिप्पणी करते हुए अपने ऑर्डर में लिख दिया कि कोई ऐसा सबूत नहीं है और संदेहात्मक भी सबूत नहीं है कि 20 रुपये रिश्वत बाबू भाई केशव भाई जो कांस्टेबल थे अहमदाबाद पर, उन्होंने ली है और उनको बरी कर दिया। मतलब 22 साल तक वो केस पेंडिंग रहा। तो ये क्या है? अनियमितता नहीं है तो क्या है? और फिर उसके बाद जब उसको बरी हो गया तो 4 फरवरी अभी की हाल की बात, 26 में वो अपने वकील साहब के पास जाता है जो मुकदमा उनका देख रहे थे। उनसे कहा, साहब अब मैं इत्मीनान के साथ इस जो एक अपराध मेरे ऊपर लगाया गया बड़ा मुक्त हो गया हूँ और अपने पूरे संतोष के साथ मैं अब जिंदगी जी सकूंगा या मरूंगा भी। तो जो ये बोझ था मेरे दिमाग पर, वो बोझ मेरा खत्म हो गया है। और उन्होंने ये कहा कि मेरे परिवार पर जो ये कलंक लगा था, वो कलंक माननीय जज साहब ने कोई सबूत न मिलने के कारण, और कुछ था भी नहीं, मैंने किया भी नहीं, तो इससे मैं जो मुक्त कर दिया हूँ, बरी कर दिया हूँ। और 4 तारीख को जब उसने अपना संतोष व्यक्त किया वकील साहब, और अगले ही दिन 5 फरवरी को उस आदमी की डेथ हुई। तो हम जानना चाहेंगे कि उन जज साहब के सामने या उस माननीय कोर्ट के सामने 20 रुपए की रिश्वत का मामला 22 साल पेंडिंग में रहता है, सुनवाई होती है उसमें कुछ मिलता नहीं है और फिर उसको बरी किया जाता है। तो इतने दिन तक क्या मतलब है ऐसे फैसले रोकने का? हम ये नहीं करें कि वहां के वो जज साहब कहीं गड़बड़.com ना ना ना, लेकिन कोई ना कोई तो कारण रहा हो। वकील साहब थोड़ा रोक रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। मैंने कहा कि 8वीं क्लास के किताबों में छापना कितना उचित है? वो अबोध होते हैं 8वीं क्लास के बच्चे, तो वहाँ ठीक नहीं है छापना। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, फिर उसमें आप जिनको आप बदनाम कर रहे हैं या जिनके विषय में बोल रहे हैं, आप नहीं, इस देश में जो माहौल चल रहा है कि भाई मुस्लिम आक्रांता इधर आए तो उनकी हिस्ट्री क्यों लिख रहे भाई? वो किताबों में क्यों पढ़ाई जाती है इतिहास में?
तो जो एनसीईआरटी वाले लोगों ने ये लिखा या छपा है या पढ़ाया जा रहा था, तो पढ़ाने का कोई मकसद उनका ये तो नहीं था कि जुडिशरी को बदनाम करें, जज साहब को बदनाम। हाँ, जब आप देख रहे नहीं हैं अभी जिन जज साहब के जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। जस्टिस वर्मा, जिनके घर में करोड़ों करोड़ों खरबों नोट जले हुए पाए गए, जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उनमें भी स्टेटमेंट बदली गई कि नोट नहीं मिले, फिर कहा गया कि मिले, फोटो भी छापे गए अखबारों में। तो फिर ये कहाँ से आ गए भाई नोट? क्या जस्टिस वर्मा का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं ना। ऐसे ही मान लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे जज साहब हैं जिनके सामने हम अपियर होते हैं और उनके खिलाफ कोई एसीबी का मामला चल रहा, एंटी करप्शन एक्ट के तहत कोई मामला चल रहा, और वो जज साहब उस डर से ना आ रहे हो कोर्ट उस दिन जिस दिन हमारी हियरिंग हो, और वो उठ करके कोर्ट छोड़ करके चले जाएं, लेकिन टेलीफोन पर वो अपने बाबू से जुड़े हुए हों, क्योंकि बाबू भी बड़ी भूमिका निभा लेते हैं इस तरह की। तो जो बजगांव कोर्ट होता है उसमें इस तरह का मामला घटित हुआ है कि वहाँ कोई केस 25 लाख रुपए में तय हुआ, पिटिशनर ने कंप्लेंट कर दी, रेड हो गई एसीबी की। उसमें जज साहब को जब ये एहसास हो गया तो वो वहाँ से चले गए। तो अब मान लीजिए मेरे जैसा वकील को पेश हो रहा है तो क्या कहेगा? ये कहूँ कि जज साहब के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड थी, इसलिए वो कोर्ट छोड़ कर। सर जी, तो क्या आप स्कूलों में पढ़ाएंगे कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार होता है, बच्चों को पढ़ाएंगे आप? नहीं, हमने ये कब कहा कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार होता ही है? न्यायालयों में भ्रष्टाचार ही होता है, ये कब हमने कहा? हमने तो ये कहा भ्रष्टाचार शब्द फिर आया कहाँ से, करप्शन शब्द फिर आया कहाँ से? इस देश में है ना, ये करप्शन है ना, करप्शन की बीमारी है ना, भ्रष्टाचार की बीमारी है ना, और उससे कौन अछूता रह गया है? ये जो केस मैं बता रहा हूँ, बाबू ने 15 लाख रुपए ले लिए, 10 बाद में आने होंगे, फोन करवाया गया, जज साहब ने कहा अपने बाबू को कि भाई वो जो मेरे घर पहुंचा दो, वो लिंकअप हो गया, मैसेज लिंकअप हो गया, गड़बड़ हो गई, उनके खिलाफ भी हो गया मामला। तो ऐसे करके, अरे सीधा सीधा बात है, जो पकड़ा जाए वो सच्चा है, और जो कहीं गड़बड़ हो गई, जिसके खिलाफ केस हो गए, वो जो है बेईमान और भ्रष्टाचार। सर, जब और शिक्षा मंत्री ने माफी मांग लिया, फिर भी कह रहे हैं कि ये माफी काफी नहीं है, इनको तह तक जाना है। माननीय कोर्ट से माफी मांग लेना कोई अपराध थोड़ी ना है। वो बड़े भी हैं, मंत्री साहब से बड़े कद के हैं, सीजीआई साहब, अगर सॉरी बोल दिया और कहीं ना कहीं उसमें, लेकिन माफी काफी नहीं है सर। नहीं, माफी तो बहुत काफी है, माफी शब्द ही एक ऐसा है। वो तह तक जाना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड। अरे मेरी बात सुनिए, क्षमा याचना से बड़ा दंड कोई होता नहीं है। क्षमा याचना यदि कोई करता है तो माननीय न्यायालय की निगाह में भी इस तरह की बात है, तो उससे बड़ा कोई और दंड होता नहीं है कि आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अपराध क्या गलती स्वीकार कर ली। अब चूंकि मंत्री साहब का महकमा है शिक्षा विभाग, इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी वालों से पूछा है। अभी तो एनसीईआरटी वालों की भी क्लास लगी है और लगेगी अभी, क्योंकि इस देश में तो जो हाथ चढ़ गया, हत्थे चढ़ गया, वही अपराध है, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं होता। जी, क्या फिर आप मानते हैं कि स्कूलों में भ्रष्टाचार छापना उचित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज को जागृत करना, भ्रष्टाचार जो एक प्रणाली है, प्रोसीजर है, उसके विषय में जानकारी देना, 8वीं क्लास ही नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो कोई गुनाह तो नहीं है। वही तो करें कि बच्चों के बीच में नहीं छापना था, क्लास में छापना था। जज साहब अपने ऑर्डर में नहीं लिखते हैं कि हाँ ये सिद्ध हुआ, अपराध सिद्ध हुआ, तो चाहे वो भ्रष्टाचार का अपराध हो, चाहे चोरी जारी का हो, चाहे कत्ल का हो,
चाहे जो बलात्कार का हो, व्यभिचार का हो, कुछ भी हो। तो माननीय जज साहब भी अपनी कलम से लिखते हैं। तो उन्होंने शिक्षाविदों ने जिन्होंने ये लेख लिखा है, मेरे विचार से उनकी मानसिकता केवल मात्र बच्चों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाने का इरादा, मैं ऐसा मानता हूँ। और यदि उससे परे होकर के उन्होंने काम किया है तो माननीय सीजेआई साहब का कहना ठीक है और उनकी आवाज़ उठाना बिल्कुल। सर मैं अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ कि जो जेएनयू की कुलपति हैं, कुलपति तो श्रेष्ठ होते हैं, जो कुल के पति होते हैं, कहने का मतलब श्रेष्ठ होते हैं। उनका एक बयान आया है कि जो दलित हैं वो उनके एक शौक चढ़ गया है, वो अपने को पीड़ित बताने का, अपने का मैं दुखी हूँ, मैं हम दलित हैं, हमारे पास शोषण होता है, वो उनका एक नशा चढ़ा हुआ है। सर कुलपति महोदय का ये स्टेटमेंट 100% उचित नहीं है। जो वो कहना चाहते हैं मैं भी उस बात को कह देता हूँ कि झूठे केस कहाँ नहीं दर्ज हो जाते, उसमें पुलिस के आईओ की भूमिका रहती है। भाई मुझे बताइएगा, एक लड़की अपनी ससुराल में दुर्व्यवहार करती है और उसको परिवार वाले संबंध विच्छेद का मुकदमा की बात करते हैं, कहे डायलॉग बोल देते हैं। तो वो लड़की क्या वहाँ जा कर के सास को भी ससुर को भी, जो 80 साल के हैं सास ससुर, उनको भी उनका भी नाम लिखवाती है। जो ननद है, ननदोई है, ननहाल वाले हैं, फूफा के फूफी है, फूफा है, जो बहुत दूर रह रहे हैं, उनका नाम लिखवा देती। तो ये झूठी नहीं है क्या? सर मैं तो झूठी कंप्लेंट होती हैं, लेकिन झूठी कंप्लेंट की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। कुलपति साहब का व्याख्यान और स्टेटमेंट कतई ठीक नहीं है, उचित नहीं है। या तो वो उदाहरण देते, अपने स्टेटमेंट में उदाहरण देते कि व्यक्ति विशेष ने ये झूठी कंप्लेंट की और उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा तो कुलपति महोदय को इस तरह का गुमराह करने का समाज को कोई अधिकार नहीं है। अब ये पहले जैसा ही तो मुद्दा हो गया, कभी झूठा झूठा बोल दिया। सर सीजीआई जो अपना कुलपति ने जो बोला है, इनको इस्तीफा देने के लिए जो जेएनयू के छात्र दबाव डाल रहे थे कि ये इस्तीफा दे, अपने बयान पे जो दलित को बोला है कि ये इनका शौक है, नाटक करते हैं कि इनके साथ अत्याचार होता है, उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है सर, जो उनका अधिकार है। सर देखिएगा, प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, संवैधानिक तौर पर जो मिला है। उन लड़कों ने या उन बच्चों ने जो कुलपति महोदय के खिलाफ जो आवाज़ उठाई कि उनको ऐसा, एक मतलब कुलपति मामूली आदमी नहीं होता है और कुलपति का पद मामूली नहीं होता है। बड़ा देखिएगा, एक तो सीरियल चला है जवान संभाल के, तो कुलपति महोदय को एक एक शब्द बड़ा जवान संभाल करके बोलना चाहिए, मानसिकता परिपक्व करके बोलना चाहिए। ऐसे ही नहीं आरोप लगा देना चाहिए, और जिनके खिलाफ आरोप लगेगा वो प्रदर्शन करेंगे, उनकी मांग जायज़ है। सर मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कुलपति की भाषा और सीजीआई की भाषा एक जैसा नहीं है? जैसे सीजीआई साहब ने कहा कि अब जातपात नहीं है, और ये करें कि ये नाटक है, ये जो कहते हैं कि ये पीड़ित है। देखिएगा, अगर मेरे सीजीआई साहब इस बात को कहते हैं तो वो कोर्ट के मालिक हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सम्मान के पात्र हैं, सम्मानित हैं, और हम सम्मान करते भी हैं। एक बार को सीजे साहब हमें देखें या न देखें, लेकिन हमारी गर्दन ऐसे झुक करके उनको सलाम देती है, तो वो पद क्रम की बात है। लेकिन व्यवहारिकता, सामाजिक व्यवहारिकता कितनी है? अभी आप जातिवाद शब्द केवल रह जाए सीमित, तब भी देखा जाए, आप इंटीरियर इंडिया में जाइए, तो गांव देहात में जाइए, तो छुआछूत मिटी नहीं है साहब। मेरा सीजीआई साहब से भी अनुरोध है, और मेरे से तो ये बात डीडी न्यूज़ पर भी हुआ है कि जब वो छुआछूत और गरीबी दोनों ही एक अभिशाप युक्त शब्द हैं। जब मेरे से ये पूछा गया कि भाई गरीबी क्या है और गरीब कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि भारत सरकार, ये 67-68 साल दैट टाइम की बात है जब मेरे से सवाल किया गया था, 67-68 साल देश को आज़ाद हुए तो ये जो योजना आयोग है ये करते क्या है कि जो इस देश की सरकार गरीब कौन है, गरीब की परिभाषा क्या है, ये तैयार न कर सके। तब मैंने कहा था उदाहरण देते हुए कि मैं स्टूडियो से बाहर नहीं ले जा रहा हूँ, स्टूडियो में ही ये चर्चा कर रहा हूँ
कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और जब किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहाँ पर जिस दोने में आप लोग समोसा खा कर के उस दोने को फेंक देते हैं, जिस दोने में आप ब्रेड पकौड़ा खा कर के उसको फेंक देते हैं, जिस दोने में आप साग पूड़ी खा कर के उस दोने को फेंक देते हैं, तो इस देश की गरीबी और गरीब उस दोने को उठा करके चाट करके पेट भरने का प्रयास करता है। तो गरीबी स्टूडियो में थोड़ी ना है, गरीबी माननीय है, सम्माननीय है, जज साहब के चैम्बर में नहीं है, कोर्ट में नहीं है, लेकिन बाहर जो समाज है उधर बहुत है, उधर बहुत है। नहीं तो जिन्होंने भी ये चर्चा की है, आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि कितने जिनके बाद जातिवाद का जहर जो झेले हुए हैं, कितने लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, जज की तो बात छोड़ दीजिएगा, वकील कितने हैं, संभ्रांत वकील कितने हैं। सर मैं आपसे लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलते हैं, लेकिन अब तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोला जा रहा है कॉलेजों में, आप क्या कहेंगे? ब्राह्मणवाद मतलब क्या होता है? देखिएगा, सही शब्द मनवाद है। ब्राह्मणवाद तो एक पर्टिकुलर ब्राह्मण कौम के लिए चला जाता है और वो हमें इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। मनवाद शब्द है, जो मनवाद की परिभाषा ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने सामने बैठे व्यक्ति को नीच ठहराने का प्रयास करे और अपने को उच्च ठहराने का प्रयास करे, दैट प्रोसेस कॉल्ड बाय नेम मनवाद, वो मनवाद की परिभाषा। तो क्या बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद का उच्चारण नहीं किया है? नहीं, बाबा साहब ने तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार किया है। तो वही मतलब बताइए ना, क्या मतलब क्या है ना। लेकिन आज सारे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण गुनाहगार नहीं है सर, ब्राह्मण बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मणवाद की बात पूछ रहा हूँ। ब्राह्मणवाद का मतलब हाँ, तो ये देखिएगा, दलितों में भी आज नया ब्राह्मणवाद है, दलितों में भी आज नया ब्राह्मणवाद है और बड़ा सचेत है। आप देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे साक्षात्कार कर रहा हूँ जी, मेरे माँ बाप अनपढ़ रहे हैं और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके मुझे इतना काबिल बना दिया कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी एडवोकेट हो गया, एमए इकोनॉमिक्स में हो गया, एलएलबी हो गया, डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया, ट्रेन टीचर हूँ मैं फर्स्ट क्लास, सीआईबी बैंकिंग में हूँ और आज ऑनरेबल मेरे पास डॉक्टरेट है। तो इतना मुझे पढ़ा लिखा, लेकिन मान लीजिएगा मैं इतना करके अगर दैट टाइम यूपीएससी के एग्जाम पार करके और मैं आईएएस लगा होता, मैं आपको मनवाद की और ब्राह्मणवाद जो शब्द है उसकी पूरा व्याख्या और पूरा वो समझा देता हूँ। तो मैं उसको पास करके और आईएएस लग गया, आईएएस लग करके मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर पर मैं वहाँ जा करके डीएम लग गया, तो मेरा जो नेम प्लेट होगा मेरे ऑफिस पर वो होगा डॉक्टर सुरेश चंद्रा, डीएम बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलंदशहर। अब ये हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप तो अनपढ़ हैं और मेरी माँ भी अनपढ़ है। तो जब दोनों अनपढ़ हैं तो मेरी माँ ने मेरे फादर से कहा कि आप बच्चों की राजी खुशी नहीं लाए जी। बोले अच्छा, तो मेरे वो धोती कमीज है उसे सील दे भाई, धो दे। मेरी माँ ने जहाँ से कहीं धोती फटी थी वो सील दी और धो दी, साफ कर दी। और जो 1970-80 के दशक में जो प्लास्टिक की जूती चलती थी उनको पहन करके मेरे पिताजी मेरे दफ्तर आ गए। तो मेरे फादर के, मेरे बाप के तो सीने में दिल में ये घमंड था कि मेरा बेटा कलेक्टर लगा है, मेरा बेटा डीएम लगा है। तो वो जब आए मेरे दफ्तर तो आकर के जो मेरा अर्दली बाहर था उससे कहा, हाँ भाई चल सुरेशा को बोल तेरा बाबू आया है। अर्दली बोला हमारे यहाँ कोई सुरेशा है नहीं, बुढ़ा पागल है। और मेरे फादर ये कह करके अपना बाहर चले गए। फिर 10-15 मिनट पीछे आए, फिर उन्होंने वही अर्दली मिला, फिर उन्होंने जब ये कहा कि भाई चल तूने बताया नहीं, सुरेशा को बोल तेरा बाबू आया है। अब अर्दली दिमाग लगाता है, पहले नहीं लगाया, अब लगाता है कि बुढ़े की बात में अकड़न है, ताकत सी नजर आती है। तब फिर वो दिमाग लगाता है कि हमारे यहाँ कौन है सुरेशा। धन्यवाद सर। तो साथियों, आप लास्ट में आपसे यही अपील है कि आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे और हमारी बातचीत कैसी रही पद की निवेदन। आपसे विशेष निवेदन है, आपसे कोई पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मेहनताना की, हमारा मेहनताना है कि आप केवल कमेंट करें। आपका एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।